नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आर पार में। डिस्कस करूंगा दोस्तों पावर सिस्टम में। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं डिस्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा संचरण की तुलना दोस्तों। तो कंपैरिजन बिटवीन DC एंड AC ट्रांसमिशन। मैंने कई सारे एग्जाम में देखा है दोस्तों, आपका पिछली बार भी आपसे, चाहे आप DRDO की बात कर लीजिए, दिल्ली मेट्रो की बात कर लीजिए, UPCL, UPPCL, JEE और TG2 दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। और ट्रांजिशन में जाकर कोई क्वेश्चन आएगा DC और AC ट्रांसफर में आपका, तो कंपैरिजन से इसका क्वेश्चन कोई आपसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं सब आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, मैंने आपको कुछ यहाँ पर कुछ डायग्राम दिखाए हुए हैं दोस्तों। अगर उसमें बात करूँ दोस्तों, आपके सेकंड डायग्राम की बात करें फर्स्ट की, तो दोनों ही AC के लिए हैं, और जो लास्ट का तीसरा डायग्राम है वो DC ट्रांसमिशन के लिए मैंने बनाया है। तो जनरेशन जो होता है दोस्तों आपका, अब जनरेशन है, इसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को दर्शाया गया है हमारा। ठीक है ना, यानी जनरेशन भी है, ट्रांसमिशन भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो देखिए, इसमें पहले क्या करते हैं, जनरेशन होता है हमारा। जनरेशन हम 11 kV पे करते हैं, उसके बाद एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं और AC को डायरेक्ट क्या करते हैं, स्टेप अप करके ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से DC ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं दोस्तों, आपका जनरेशन करेंगे हम, आपका AC के हमने जनरेशन कर लिया 11 kV पे, 11,000 kV पे जनरेशन करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या कर लेंगे दोस्तों, स्टेप अप कर लेंगे। और स्टेप अप करने के बाद अब उसको हम क्या करेंगे, पहले एक रेक्टिफायर सर्किट लगाएंगे। जैसे कि आपका तीसरे नंबर का डायग्राम में आपको दिखा है कि रेक्टिफायर सर्किट लगा है, जिसने आपको AC को DC में क्या कर दिया दोस्तों, कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद हमने HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन क्या कर दिया दोस्तों, ट्रांसमिट कर दिया। और उसके बाद जब हमारा रिसीविंग एंड है हमारा दोस्तों, एक सेंडिंग एंड होता है, एक रिसीविंग एंड होता है, वहाँ पर क्या लगाएंगे, एक इन्वर्टर सर्किट लगाएंगे हमारा, यानी जो DC को दोबारा पुनः किस में बदल देगा, आपको AC में बदल देगा। और एक स्टेप डाउन ट्रांसफर के द्वारा दोस्तों उसको स्टेप डाउन करके हम अपना डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। ये देखिए, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों आपके, कि डिस्ट धारा एक तरफ हमारा डिस्ट धारा संचरण यानी DC ट्रांसमिशन, और दूसरी तरफ है हमारा प्रत्यावर्ती धारा संचरण यानी AC ट्रांसमिशन दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में डिस्ट धारा तंत्र में दोस्तों कम विद्युत रोधन की आवश्यकता होती है, यानी जो इंसुलेशन वगैरह होता है DC में दोस्तों कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि डिस्ट धारा में कम विद्युत रोधन पर वोल्टेज प्रतिबलों का मान प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज प्रतिबलों का केवल क्या होता है दोस्तों, 1/√2 होता है। यानी जिसमें मान होता है दोस्तों हमारा किसका होता है, वोल्टेज का मान, हमारा प्रतिबलों का मान 1/√2 ही होता है। परंतु जो AC ट्रांसफर में होता है क्या होता है दोस्तों, इसमें डिस्ट धारा तंत्र की तुलना में अधिक विद्युत रोधन की आवश्यकता होती है, यानी AC में अधिक इंसुलेशन की क्या होती है दोस्तों, आपकी आवश्यकता होती है। अतः चालकों के मध्य की जो दूरी होती है दोस्तों अधिक रखी जाती है। आपने ट्रांसफर लाइन देखी होगी, तो एक अगर R फेज़ है हमारा, तो डिस्टेंस क्या रहेंगे दोस्तों, काफ़ी अलग लगेगी। R फेज़ अलग रहेगा, Y अलग रहेगा, B अलग रहेगा, और डिस्टेंस उनकी काफ़ी रखी जाती है। अगला है हमारा कि डिस्ट धारा तंत्र में कोरोना इफेक्ट जो होता है दोस्तों, वो बहुत ना के बराबर, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। तो DC सप्लाई जो होती है दोस्तों, उसमें कोरोना इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। परंतु इसमें AC में क्या होता है दोस्तों आपका, इसमें कोरोना प्रभाव के कारण क्या होता है दोस्तों, पर्याप्त शक्ति की हानि रहती है। यानी इसमें क्या रहेगी दोस्तों, आपकी पर्याप्त शक्ति की हानि रहेगी, और उस प्रभाव को कम करने के लिए क्या करेंगे, आपका चालकों के मध्य अधिक दूरी रखी जाती है दोस्तों। ठीक है ना। यानी AC में आपका कोरोना इफेक्ट होगा और DC में आपको कोरोना इफेक्ट नहीं होगा। कोरोना इफेक्ट को वहाँ पर डिस्कस करेंगे जब आपका थ्योरी में आपकी वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें आपका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें कोरोना इफेक्ट को डिस्कस किया जाएगा। स्किन इफेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया गया है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं कि शक्ति हानि केवल उतने ही समय में होती है दोस्तों जितने समय के लिए विद्युत भार लोड लाइन से कनेक्ट रहता है। यानी DC ट्रांसफर में शक्ति की पावर लॉस की बात करें तो पावर लॉस कब हो रहा है दोस्तों, आपका जितने समय के लिए लोड आपका कनेक्ट है, या लाइन लोड से संबंध रहती है, लोड लाइन से क्या रहता है, संबंध रहता है। परंतु आपका जो AC में बात करते हैं, AC ट्रांसफर में क्या होता है आपका, इसमें आवेशन धारा चार्जिंग के कारण क्या होती है दोस्तों, आपकी शक्ति हानि निरंतर होती रहती है। क्योंकि जो लाइन्स होती है दोस्तों AC ट्रांसफर में बात करते हैं, मैंने आपको वीडियोस पे बनाई है कि जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे लाइन के R, L और C, और एक G होता है हमारा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आवेशन चार्जिंग करंट के कारण धारा में क्या होती रहेगी दोस्तों, निरंतर हानि हमारी होती रहेगी। ठीक है ना। अगला पॉइंट है हमारा कि संचरण लाइन की लंबाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यानी इसकी लंबाई का मतलब, प्रतिबंध का मतलब नहीं है, आप कितनी भी लंबी ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक मैंने आपका उसमें डायग्राम भी बनाया है, आप ग्राफ से उसको समझाया है कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो पावर लॉस के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, या डिस्टेंस के साथ कोस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो DC ट्रांसमिशन होता है, एक पर्टिकुलर एरिया किलोमीटर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उसमें AC की अपेक्षा आपका DC ट्रांसमिशन क्या होता है, ज़्यादा बेस्ट होता है।
ठीक है ना। यानी डीसी ट्रांसमिशन क्या होता है, एसी की अपेक्षा ज़्यादा बेस्ट होता है अगर आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन करना हो, ठीक है ना। मीडियम ट्रांसमिशन करेंगे आपको और शॉर्ट ट्रांसमिशन करेंगे तो उसमें एसी आपकी ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगी। और एसी में क्या आता है, देखिए एसी ट्रांसमिशन में क्या लिखा है आपका कि इसमें लंबाई के साथ धारिता के मान में वृद्धि होने के कारण संचरण लाइन की लंबाई सीमित रखी जाती है। और अगला पॉइंट है हमारा कि भूमिगत, देखिए भूमिगत केबलों में वोल्टेज प्रतिबल बहुत कम रहती है तथा पराविद्युत हानियाँ भी नगण्य होती हैं। वोल्टेज स्ट्रेसेस जो क्या होते हैं, कम होती हैं तथा पराविद्युत हानियाँ जो लॉसेस आपके होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी नगण्य होते हैं, जिस कारण से क्या होती है, धारण क्षमता क्या होती है दोस्तों आपकी इसकी अधिक होती है, ठीक है ना। जिस कारण से क्या होती है आपकी धारण क्षमता क्या होती है हमारी अधिक होती है। और डीसी ट्रांसफर में क्या, एसी ट्रांसफर में क्या होगा आपका कि इसमें केबलों में वोल्टता प्रतिबलों की अधिक समस्या होती है दोस्तों, ठीक है ना। क्या रहेगी आपकी अधिक समस्या होगी तथा पराविद्युत हानियाँ भी अधिक होती हैं। क्या होगी दोस्तों आपका पराविद्युत हानियाँ भी, जिससे क्या होगी अधिक होगी, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों आपका धारा क्षमता कम हो जाएगी। यानी इसके कारण क्या हो जाएगी, हमारी धारा क्षमता कम हो जाएगी दोस्तों, यानी करंट कैपेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। यानी जो डीसी में है आपका दोस्तों, इसमें वोल्टेज प्रतिबल स्ट्रेस कम रहेगा, पराविद्युत हानियाँ भी कम होगी और जिस कारण धारण क्षमता क्या रहेगी लाइन की अच्छी रहेगी। परंतु एसी में क्या है हमारा कि भूमिगत केबलों में वोल्टता प्रतिबल की समस्या अधिक होती है तथा डाइलेक्ट्रिक लॉसेस जो आपके होते हैं वो भी क्या होंगे, अधिक होंगे, जिसके प्रभाव से क्या होगा दोस्तों आपका धारा क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी करंट कैपेबिलिटी जो होती है केबल की, हमारी अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो वो एसी में क्या हो जाएंगी दोस्तों, थोड़ी कम हो जाएंगी। डीसी में क्या रहेगा आपका, अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अगला पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें केवल 2 चालक की आवश्यकता होती है क्योंकि धारा रिटर्न हेतु भूमि एक तार का कार्य कर सकती है। यानी करंट का रिटर्निंग पाथ के लिए हमारा अर्थ क्या कर सकता है, एक तार का कार्य कर सकता है, अतः एक चालक की बचत होती है दोस्तों। तो डीसी ट्रांसफर में हमारा क्या हो जाएगा, एक चालक की बचत भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव तार होता है, क्या होता है निगेटिव होता है। अब एसी ट्रांसफर में देख लेते हैं कि इसमें कम से कम दोस्तों 3 चालकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि भाई 3 फेज होते हैं हमारे, एक रेड, येलो और ब्लू। और यदि एक न्यूट्रल वायर की आवश्यकता हो तो हमें 4 तार की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। और देख लेते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इससे बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है आपका कि वोल्टेज जो ट्रांसफर होता है वो कितने के पर होता है, एसी का ट्रांसफर कितने पे होता है, डीसी का कितने पे होता है। इसकी भी पर्टिकुलर मैं वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी मैंने कंपैरिजन था हमारा, तो मैंने कंपैरिजन में भी ये पॉइंट आपका इसमें डाल दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप ऐसे ही मत समझना, कई बार ये इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए संचरण जनित वोल्टेज पर ही संभव है, यानी तथा उच्च वोल्टेज पर विद्युत जनन संभव नहीं है। यानी डीसी में क्या होता है दोस्तों, लिमिटेड हमारा जनरेशन हो सकता है, उच्च वोल्टेज पे नहीं कर सकते ज़्यादा, विद्युत जनन संभव नहीं है। यानी 650 वोल्ट तक हम क्या करते हैं जनरली डीसी बनाते हैं आपकी। अतः आजकल डीसी संचरण की बात करें दोस्तों, तो डीसी संचरण 600 से 700 के ऊपर दोस्तों क्या कहते हैं किया जाता है या किया जा रहा है। और डीसी को पारेषण करने के लिए दोस्तों सेंडिंग एंड्स व रिसीविंग एंड जो होते हैं उसमें कन्वर्टिंग चीज़ें, कन्वर्टिंग डिवाइस व इन्वर्टिंग डिवाइस लगाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको तीसरे डायग्राम में आपको दिखाया था। यानी एक जगह हमने रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ किया था और एक जगह मैंने इन्वर्टिंग सर्किट का यूज़ किया था। सेंडिंग एंड जो होगा आपका वहाँ पर रेक्टिफायर लगाएंगे और आपका जो रिसीविंग एंड होगा वहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक इन्वर्टिंग स्टेशन लगाना पड़ेगा, ताकि आप पुनः आप एसी को क्या कर सकें, दोबारा डिस्ट्रीब्यूट आप आगे कर सकें। इसी प्रकार से देखिए एसी में देख लेते हैं कि जनित्र वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है। यानी वोल्टेज होती है दोस्तों, इसको ईजिली से स्टेप अप किया जा सकता है, ये एक मुख्य सुविधा है। अतः प्रत्यावर्ती धारा संचरण उपयोगी है। प्रत्यावर्ती धारा का जनरेशन अधिक उच्च वोल्टेज पर भी संभव है तथा वितरण हेतु स्टेप डाउन भी किया जा सकता है दोस्तों। इसको स्टेप डाउन स्टेप अप किसके द्वारा कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफार्मर के द्वारा, ठीक है ना। और प्रत्यावर्ती धारा का संचरण 700 से 800 केवी तक किया जा सकता है दोस्तों, परंतु भारत में जो हमारा जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन किया जा रहा है फिलहाल वो 765 केवी पर क्या किया जा रहा है दोस्तों, किया जा रहा है। तो जो आपके ट्रांसमिशन जो वोल्टेज है आपको इनका याद रखना है, ठीक है ना। यानी ट्रांसमिशन वोल्टेज का आपको दोस्तों इसमें याद रखना है कि कितना किस में किया जाता है, एसी के लिए भी और डीसी के लिए भी। अगला पॉइंट देखते हैं और ये लास्ट पॉइंट है हमारा कि इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान दोस्तों क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप केबल प्रतिरोध के कारण ही होता है। यानी डीसी ट्रांसमिशन में क्या होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन का मान बहुत कम होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप केवल किसके कारण होगा, जो आपने केबल यूज़ किया है उसके जो रेजिस्टेंस है उसके कारण ही होता है। परंतु इस एसी में ट्रांसफर में बात करें, इसमें लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक होता है, क्योंकि लाइन में वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों जो होते हैं आपके वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस यानी प्रतिघात दोनों के कारण ही होते हैं दोस्तों।
ठीक है। तो इसमें वोल्ट रेगुलेशन का मान क्या रहेगा, थोड़ा सा अधिक रहेगा, और डीसी ट्रांसफर में वोल्ट रेगुलेशन क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, और एसी में क्या रहेगा आपका अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस कारण, डीसी में तो केवल रेजिस्टेंस कारण होगा वोल्टेज ड्रॉप, और एसी ट्रांसफर में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस यानी प्रतिघात दोनों के कारण आपका होता है। ठीक है ना। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों।